गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे जो हमने गाउस का लॉ पढ़ा था उसकी सेकंड एप्लीकेशन है ना, उसका सेकंड अनुप्रयोग हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए पिछली बार जो हमने अनुप्रयोग किया था उसमें हमने क्या लिया था, एक इन्फिनाइट तार लिया था है ना, अनंत लंबाई का तार लिया था और फिर उसके ऊपर हमने तीव्रता को निकाला था है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक समान आवेशित अनंत समतल चादर वहाँ पर अगर ले ली है तो उस पर हमें जो विद्युत तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो किस तरीके से निकाली जाएगी वो हम आज यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, हमने एक पूरी शीट ले ली है ABCD। ठीक है, माना ABCD अनंत पृष्ठ रेखीय क्या है, एक आवेशित परत है ना, और उस पर क्या है, उस पर जो धन आवेश जो है वो एक तरह से वहाँ पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमने जो ये पृष्ठ लिया है इसका जो घनत्व है उसको हमने कितना मान लिया है, सिग्मा है। ठीक है, तो बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है ना, एक बिंदु P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, अब बिंदु P पर जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर गाउस के लॉ की बात कर रहे हैं है ना। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि बिंदु P पर जो हम दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर वहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है ना। तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया, एरिया वेक्टर को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, A1 और A2। ठीक है, अब A1 के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उसको हमने मान लिया DE1, A2 के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उसको हमने मान लिया DE2। अब क्योंकि दोनों ही बिंदुओं के कारण बिंदु P पर लगने वाली तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है ना। जब वो ऊर्ध्वाधर होते हैं तो वो बराबर होने के कारण क्या होते हैं, विपरीत भी होते हैं, बराबर भी हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हो जाते हैं। तो बिंदु P पर अगर परिणामी तीव्रता की बात की जाए तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक 2r लंबाई के ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर या ऐसे की कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें हमने उसको रख दिया है। ठीक है, अब रखने के बाद क्योंकि हम गाउस के लॉ की बात कर रहे हैं, गाउस की थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो हमें गाउसी पृष्ठ तो वहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमने एक ABCD जो हमने रेखीय पृष्ठ लिया है उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक बेलनाकार गाउसीय सरफेस के अंदर रख दिया। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया, वो जो पृष्ठ ली थी उसको हमने एक सिलेंडर के अंदर रख दिया है, बेलनाकार के अंदर हमने उसको रख दिया है। ठीक है, अब इस बेलन की जो लंबाई है वो इससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमें 4 एरिया मिलते हैं बेटा बेलन के, है ना। एक तो मिलता है जहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं तो वहाँ से 2 पृष्ठ हमें मिलते हैं, और एक ऊपर वाला पृष्ठ हमें मिलता है और एक नीचे वाला पृष्ठ मिलता है। हमने ये भी मान लिया है कि ये जो हमने बेलन लिया है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, 2r है। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुसार गाउसीय पृष्ठ से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E.ds है ना, इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, समेशन में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगी है ना, या हम बोल सकते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हमने इसको दे दिया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर हमें कितनी पृष्ठें मिल रही हैं, है ना, अब ये देख लेते हैं। तो S1 जो पृष्ठ है वहाँ पर EDS cos थीटा की वैल्यू, S2 पृष्ठ पर EDS cos थीटा की वैल्यू और S3 पृष्ठ पर EDS cos थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। टोटल EDS कितना हो जाएगा, इन सब का समेशन, इन सब का प्लस धन करने पर इनको मिलेगा, किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर वो हो जाएगा। अब भाग अगर S2 की बात करते हैं हम, तो अगर भाग S2 की बात करते हैं तो वहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में होगी, तो हमें वहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे मिल जाएंगी, 90 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो जब 90 डिग्री मिल जाएगी तो वहाँ पर cos 90 तो कितना हो जाएगा हमारा, cos 90 हो जाएगा 0, मतलब वहाँ पर हमें तीव्रता नहीं मिलेगी भाग S2 पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाग S1 और किसके लिए, S3 के लिए।
ठीक है। S1 और S3 की अगर बात करते हैं तो S1 और S3 के लिए जब हम थीटा की वैल्यू देखते हैं तो एरिया वेक्टर हमें अलग डायरेक्शन में मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलती है वो हमें अलग डायरेक्शन में मिलती है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मिलते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कॉस 0 बेटा कितना हो जाता है, कॉस 0 हो जाता है हमारा 1। तो इन दो सरफेस पर हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो हमने इसको EDS S1 EDS प्लस S3 EDS लिख दिया इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2DS1 है ना, 2EDS हो जाएगा यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन उसके बराबर हो जाएगा। अब बेटा हमें ये देखना है, एक चीज़ हमें यहाँ पर ये पता होती है, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ रखा है, जिसको जो घनत्व होता है इसका उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू बेटा कितनी आती है, सिग्मा की वैल्यू आती है Q अपॉन में A आती है ना। तो यहाँ पर हमने सरफेस क्या ली है, S ली है। तो यहाँ पर उसको हम क्या लिख देंगे, Q अपॉन में S यहाँ पर हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी सिग्मा इंटू S, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम उसमें रख देते हैं, Q की वैल्यू को जो हमने इक्वेशन ली है उसके अंदर, ठीक है। वहाँ पर जब हम Q की वैल्यू को रख देते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारी E, और दो सरफेस थी तो 2S इक्वल्स टू सिग्मा इंटू S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर आ जाएगा। तो S से S बेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें वहाँ पर, इंटेंसिटी की वैल्यू बेटा हमें मिल जाएगी वहाँ पर सिग्मा अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी इस पृष्ठ के लिए। तो बेटा ये हमारी कौन सी एप्लीकेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन हो गई गाउस के नियम की। अब हम देखेंगे बेटा थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। अब बेटा हम थर्ड एप्लीकेशन में देखते हैं कि हमने क्या ले लिया है, एक गोलीय पृष्ठ ले लिया है ना। उस गोलीय पृष्ठ पर हमने क्या किया है, चार्जेस वहाँ पर रख दिए हैं। अब एक बिंदु P ले लिया है और गोलीय पृष्ठ की जो हमने रेडियस मानी है ना, वो मान ली हमने, त्रिज्या मान ली है कैपिटल R। और P बिंदु जो लिया है वो हमने कितनी डिस्टेंस पर लिया है बेटा, वो हमने R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर हमने ले लिया है। अब ये जो बिंदु P लिया है बेटा, ये हमने गोलीय पृष्ठ से कहाँ लिया है, बाहर लिया है, ठीक है। वहीं पर एक छोटा सा एरिया भी हमने ले लिया है DS, है ना, जिस पर हमारा बिंदु P जो है वो रखा हुआ है। अब हमें बिंदु P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता वहाँ पर निकालनी है, ठीक है। हमें पता है कि गाउसी पृष्ठ से क्या होता है, उसके नियम से कि E डॉट DS किसके बराबर हो जाता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर वहाँ पर वो हो जाता है। अब हमने वहाँ पर EDS कॉस थीटा ले लिया है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब क्योंकि एरिया वेक्टर अगर किसी स्फेयर की हम बात करते हैं तो किस एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हम लेंगे तो एरिया वेक्टर और जो तीव्रता दोनों की जो दिशा होगी वो क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी। तो उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू हमें बेटा क्या मिल जाएगी, वहाँ पर 1 मिल जाएगी, ठीक है। जब cos 0 की वैल्यू हमें वहाँ पर 1 मिल जाएगी तो हम वहाँ पर क्या रख सकते हैं, जो EDS cos थीटा हमने लिया है वहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हो गई 0, cos 0 की हो गई 1। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो बचेगा EDS इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब बेटा हमें पता है कि अभी हमने तो छोटे से भाग की बात करी थी, सिर्फ DS की बात करी थी। अब अगर हम पूरे गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वहाँ पर हमारे पास में उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा 4πr², है ना। तो यहाँ पर हमने E की वैल्यू हमारे पास में है, E की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R² होती है, ये हमने देख चुका है। तो E जो होती है वो किसके विक्रमानुपाती होती है, वो होती है 1/r² के। क्लियर हो रहा है यहाँ से, आपके माइंड में कोई चीज़ क्लियर हो रही है ना बेटा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर बेटा E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, E की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी सिग्मा R² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू R², ठीक है। अब अगर हमने ये देख लिया, दूसरा केस हमने ले लिया कि हमारा जो, अब इस पहले जो केस था हमारा, पहले केस में जो स्मॉल r था बेटा हमारा, वो कैपिटल R से क्या था, बड़ा था, क्योंकि हमने बिंदु P बाहर ले लिया था। अब अगर दूसरे केस में हमने ये देख लिया कि बिंदु P को हमने कहाँ ले लिया, पृष्ठ पर ही ले लिया, है ना। जब हम पृष्ठ पर ले लेंगे तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, हमारा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दोगे, वहाँ पर कैपिटल R पुट कर दोगे, तो वहाँ पर इंटेंसिटी आपकी निकल कर
आ जाएगी। ठीक है, अब अगर लास्ट बात करें कि हमने अब क्या किया, जो बिंदु P था उसको गोलीय पृष्ठ के अंदर ही ले लिया। अब जब गोलीय पृष्ठ के अंदर हमने उसको ले लिया तो स्मॉल r की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो कैपिटल R से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और हमें एक चीज़ ये पता है कि किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो जब शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो अगर कोई बिंदु हम उस पर ले लेंगे, अंदर की तरफ अंदर ले लेंगे स्फीयर के अंदर, तो उस बिंदु पर हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या मिल जाएगी, हमें वहाँ पर 0 मिल जाएगी। मतलब शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, हमें कहाँ मिलेगी, शेल के बाहर मिलेगी, शेल्स के पृष्ठ पर मिलेगी और शेल के पृष्ठ से कुछ दूरी पर हमें 2 जगह पर इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम शेल के अंदर उसे रख लेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये थर्ड एप्लीकेशन थी जो गाउस के नियम की, वो भी ख़त्म होती है। और इसी के साथ बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आज यहाँ पर ख़त्म होता है।